हेलो गाइस। आज हम लोग जो है विज़न आईएएस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग विज़न आईएएस का जो डेली करंट का सीरीज चलता है, करंट टुडे, उसको हम लोग पर डे कवर करेंगे और टिल बीपीएससी के एग्ज़ाम तक हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता ही है कि यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और मोटिवेट, ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ टुडे से। आज का पहला न्यूज़ है कि खगोलविदों ने न्यूट्रॉन तारे और एक रहस्यमय पिंड के बीच विलय से उत्पन्न पहले गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेत का पता लगाया है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेत एक अपने आप में वर्ड है जिसका पता लगाया गया है, और वो जो है दो रहस्यमयी पिंडों के बीच वलय से उत्पन्न हुआ है। तो इस वलय को आधिकारिक तौर पर जो नाम दिया गया वो है GW 230-529 नाम दिया गया है। इसका पता 2023 में लीगो वर्गो कागड़ा सहयोग द्वारा लगाया गया था। अब लीगो है क्या? लीगो के बारे में, वर्तमान में लीगो में दो इंटरफेरोमीटर होते हैं और पर इंटरफेरोमीटर का 4 किलोमीटर लंबा दो भुजा होता है। ये भुजा एल आकार, एल शेप का होता है। ये उपकरण गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एंटीना के रूप में काम करता है, जो एल आकार में व्यवस्थित होता है भुजा। इसमें संतुलित उच्च शक्ति वाले लेजर, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसमें संतुलित उच्च शक्ति वाले लेजर, सटीक क्षमता वाले दर्पण, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा क्वाइट वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम और परिष्कृत सोपानिक फीडबैक प्रणालियाँ जो कि इसका उपकरण है में शामिल है। लीगो इंडिया का निर्माण यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसका करेंगे। इसे महाराष्ट्र में स्थापित भी किया जाएगा। अब देखिए, दो रहस्यमयी पिंड कौन कौन सा है। एक पिंड है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, इसका निर्माण तब होता है जब किसी विशाल तारे का ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स खत्म हो जाता है और वह विखंडित होने लगता है, टूटने लगता है। और दूसरा है रहस्यमयी पिंड, इसका द्रव्यमान मास गैप में है। अब रहस्यमयी पिंड है क्या? मास गैप दरअसल सबसे भारी ज्ञात न्यूट्रॉन तारे और सबसे हल्के ज्ञात ब्लैक होल के बीच एक सीमा है, एक द्रव्यमान सीमा है, मास गैप उसको बोलते हैं। तो इसी दो पिंडों के मिलने से जो है ये गुरुत्वाकर्षण तरंग का उत्पत्ति हुआ। मास गैप दरअसल सबसे भारी न्यूट्रॉन तारे गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष में दो विशाल पिंडों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे स्पेस एंड टाइम में लहर यानी रिपल पैदा करते हुए स्रोत से दूर सभी दिशाओं में गति करती हैं। ये अति प्रबल व ऊर्जावान तरंगे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन 1915 में अपने भविष्यवाणी, अब देखिए, उन्होंने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था उसी में इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन 1950 में ही। यह सिद्धांत 1916 में प्रकाशित हुआ था, सापेक्षता का सिद्धांत। ये तरंगे प्रकाश की गति से चलती हैं। ये ध्यान रखना है कि जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं प्रकाश की गति से चलती है। इनकी उत्पत्ति प्रलयंकारी घटनाओं जैसे कि ब्लैक होल्स का टकराव, तारों के जीवन काल के अंत में होने वाले जो विस्फोट है, न्यूट्रॉन तारों के टकराव आदि से उत्पन्न होते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर, जिसके बारे में हमने बात किया था, लीगो लेजर इंटरफेरेंस ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी लीगो वेधशाला में पर्यवेक्षण किया गया था। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का निम्नलिखित महत्व है। ये अपनी उत्पत्ति के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे ब्रह्मांड के उस हिस्से के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है जिसका पता कि हम लोग चुंबकीय तरंगों के माध्यम से नहीं पता कर सकते या नहीं लगाया जा सकता। दूसरा न्यूज है, माउंट एटना ज्वालामुखी में दुर्लभ वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स VVR दर्ज की। देखिए, सिगरेट पीते टाइम जो हम लोग छल्ला बनाते हैं ना धुआं का, सेम छल्ला ये जो माउंट एटना ज्वालामुखी है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आता है और भूमध्य सागर रीजन में पड़ता है, इससे वह वॉल्केनो से निकलने वाली धुएं से छल्ला बना है। ज्वालामुखी इसको बोलते हैं ज्वालामुखीय धुएं के छल्ले, स्मोक रिंग कहा जाता है इसको। VVR वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स कहते हैं। ये छल्ले ज्वालामुखी में बने क्रेटर में सर्कुलर वेट छिद्र के जरिए जब जल वाष्प जैसी गैसें बाहर निकलते हैं तब बनते हैं। वास्तव में इस परिघटना में ज्वालामुखी क्रेटर से धुएं ऐसे निकलता है जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट से धुएं के छल्ले बना रहा हो। माउंट एटना दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप में, इटली का एक पार्ट है सिसिली द्वीप जो मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में पड़ता है, के पूर्वी तट पर स्थित है। साथ ही यह यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यूरोप का यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अत्यधिक सक्रिय यानी कि एक्टिव टेक्टोनिक्स जोन में स्थित है।
देखिए ये जो ज्वालामुखी कब पैदा होते हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और अत्यधिक घनत्व वाली प्लेटें दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती हैं, वहाँ पर जो है वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो फिर ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आती हैं। ठीक है। अब देखिए यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट जो जहाँ टकरा रही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन जोन, वो जो है क्या बोलते हैं आपका सबसे एक्टिव ज्वालामुखी क्षेत्र है। और इसलिए वहाँ पर सिसिली जैसे क्षेत्रों में सिसिली हुआ आपका, फिर और सारे द्वीप में भी जो है ज्वालामुखी एक्टिव है। ठीक है। भूमध्य सागर क्षेत्र के यहाँ लिखा हुआ भी है कि यह भूमध्य सागर क्षेत्र के अत्यधिक सक्रिय टेक्टोनिक जोन में स्थित है। यह क्षेत्र भूमध्य मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी बेल्ट का हिस्सा है। सक्रिय ज्वालामुखियों वाली इन अन्य बेल्ट हैं सक्रम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर और मध्य अटलांटिक बेल्ट। ठीक है। अब देखिए रिंग ऑफ फायर कहाँ है, तो एशिया के पूर्व में और साउथ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पश्चिम में जो जोन बनता है उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी घटनाएं होती रहती हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और अटलांटिक क्षेत्र में भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय विवर्तनिकी क्षेत्र क्यों है। देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय विवर्तनिकी क्षेत्र क्यों है, टेक्टोनिक्स एरिया क्यों है। देखिए यह क्षेत्र यूरेशियन और अफ्रीकी महाद्वीपीय प्लेट की अभिसरण सीमा मतलब आप मान के लीजिए दो टेबल है, एक टेबल उधर से ठेल रहा है, एक टेबल इधर से ठेल रहा है, दो टेबल आपस में टकरा रहे हैं, जो तो वैसा ही सिस्टम में होता है कि प्लेट आपस में टकराती है। जिस प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है वो अंदर चली जाती हैं और मैग्मा में कन्वर्ट होकर ज्वालामुखी के रूप में ऊपर उठती हैं। ठीक है। जब एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती हैं, जहाँ भूपट्टी नष्ट होती है, वह अभिसरण सीमा होती है। प्लेट्स के जिसको हम लोग बोलते हैं सबडक्शन जोन। प्लेट्स के अभिसरण से समुद्र के पश्चिमी भाग में सबडक्शन जोन बनता है, जिसे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। प्रविष्ठन क्षेत्र वह जोन है जहाँ पृथ्वी की दो विवर्तनिक प्लेट्स के बीच टकराव होता है। प्रविष्ठन जोन को ही इंग्लिश में सबडक्शन जोन बोलते हैं। टकराव होता है, दो विवर्तनिक प्लेट के बीच टकराव होता है और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसकर मेंटल परत में जाकर पिघल जाती है। इस पिघली हुई प्लेट से ही मैग्मा बनता है। इस क्षेत्र में सागर के भीतर ज्वालामुखियों की श्रृंखलाएं बनती हैं। इस क्षेत्र में स्थित कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं माउंट वेसुवियस, स्ट्राम्बोली आदि, जो मैं उस टाइम याद नहीं कर पा रहा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान ने IISc ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक नया हाइड्रोजेल डिज़ाइन किया है। देखिए इस नए हाइड्रोजेल में एक अनोखा इंटरड्वाइंड पॉलीमर नेटवर्क मौजूद है। यह माइक्रोप्लास्टिक का बॉन्ड बनाकर पराबैंगनी UV प्रकाश विकिरण का उपयोग करके उनका क्षरण कर सकता है। इस हाइड्रोजेल में 3 अलग अलग पॉलीमर परतें हैं। वो परतें हैं चिटोसन, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीएनिलीन। ठीक है, 3 है, चिटोनिस, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीएनिलीन। ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए प्रमुख पहले वर्ल्ड लेवल पर क्या की गई है और भारत के लेवल पर क्या की गई है। तो वैश्विक पहले देखिए इस बॉक्स में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन Rio 20 की शिखर बैठक 2012 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मरीन लीटर लॉन्च की गई, GPML। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ मैरीटाइम पॉल्यूशन एंड मरीन लिटर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 1973 में जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन मारपोल को अपनाया था। भारत में क्या पहले हुई है, 2022 से कुछ चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है 1 जून 2022 से। ठीक। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्लास्टिक उत्पाद के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का प्रावधान भी किया गया है। अन्य प्लास्टिक कलेक्टिव पहल शुरू की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और WWF इंडिया द्वारा संस्थापित पहल है। तीनों ने मिलकर ये पहल की है, ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि चिटनेस, पॉलीविनाइल और अल्कोहल और पॉलीएनिलीन क्या बोलते हैं, 3 जो है पॉलीमर पड़ते हैं, जिससे हाइड्रोजेल में 3 अलग अलग पड़ते हैं। ठीक है। इन पॉलीमर्स को कॉपर सब्स्टिट्यूट पॉलीऑक्सोमेटालेट कॉपर पोम POM जैसे नैनो क्लस्टर्स के साथ जोड़ा जाता है। नैनो क्लस्टर्स कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये पराबैंगनी प्रकाश विकिरण का उपयोग करके माइक्रोप्लास्टिक का क्षरण करते हैं। क्या करते हैं, UV रेज
परावैंगनी प्रकाश का विकिरण का उपयोग करके माइक्रोप्लास्टिक का क्षरण करते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजेल ने अनुसंधान के दौरान, रिसर्च के दौरान माइक्रोप्लास्टिक के क्षरण में उच्च दक्षता 95 से 93% एक्यूरेसी प्रदर्शित की है। माइक्रोप्लास्टिक के बारे में, माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम लंबाई के छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं। माइक्रोप्लास्टिक की कुछ श्रेणियां भी हैं, प्राथमिक श्रेणियां और द्वितीयक श्रेणियां। प्राथमिक व्यावसायिक उपयोग के लिए, कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन किए गए छोटे प्लास्टिक कण होते हैं। इनके उदाहरण हैं सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स में जो यूज होते हैं, टूथपेस्ट में आदि में प्रयुक्त माइक्रो बीट्स, दूसरे परिधानों और अन्य प्रकार के वस्तु उत्पादों जैसे मछली पकड़ने के जाल से निकलने वाले माइक्रोफाइबर। सेकेंडरी यानी द्वितीयक है, एक ये ऐसे कण है जो पानी की बोतल जैसे बड़े आकार के प्लास्टिक उत्पादों का क्षरण होने से उत्पन्न होते हैं। इनमें क्षरण पर्यावरणीय कारकों की वजह से होता है। ये कारक है सूर्य के विकिरण और महासागरीय लहरों के प्रभाव में आना आदि। माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव। समुद्री जीव इन टुकड़ों को गलती से अपना आहार समझकर निगल लेते हैं। प्लास्टिक के टुकड़े इन जीवों के लिए विषाक्त साबित होते हैं। न केवल इनके लिए विषाक्त साबित होते हैं बल्कि खाद्य श्रृंखला भी इनसे प्रभावित होती है, क्योंकि ये समुद्री जीव खाद्य के रूप में मानव के आहार में शामिल होते हैं। ये समुद्री लहरों के साथ बहते हुए अंटार्कटिका जैसे सुदूर क्षेत्र में पहुंचकर वहाँ के भी इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है? तो जठर, गैस्ट्रोनेंशियल विकार, डिजीज, अंतःस्रावी ग्रंथियों को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बाधित करने, सांस लेने में यानी रेस्पिरेशन में समस्या, एलर्जी आदि का कारण बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भारतीय प्रवासी, तीसरा करंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भारतीय प्रवासी पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन सकता है। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भारतीय प्रवासी पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन अपने NH-25 मिशन के तहत इस माह 6 लोगों को अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अंतरिक्ष में ले जाएगा। अंतरिक्ष पर्यटन का अर्थ मनोरंजक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष की सैर करना है। अंतरिक्ष पर्यटन के कुछ प्रकार भी हैं ऊंचाई के हिसाब से। एक होता है उपकक्षीय अंतरिक्ष फ्लाइट। इसके तहत यात्रियों को कार्बन रेखा से ऊपर सैर कराई जाती है। गौरतलब है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कार्बन रेखा कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच प्रस्तावित पारंपरिक सीमा है, माना गया काल्पनिक रेखा सीमा है। कक्षीय अंतरिक्ष फ्लाइट्स, यह 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई। और चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन, यह चंद्रमा की पूर्ण सैर। 3 टाइप के आपके हो गए दूरी के हिसाब से। एक 100 किलोमीटर जिसको कार्बन रेखा से ऊपर, एक अंतरिक्ष फ्लाइट्स 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई, एक चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन जो चंद्रमा की सैर कराएगा। ये 3 टाइप के अंतरिक्ष पर्यटन की कैटेगरी हो गए। अनुमानों के अनुसार वैश्विक अंतरिक्ष पर्यटन बाजार का आकार 2024 से 2030 तक 40.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, 40.8% की दर से। अंतरिक्ष पर्यटन की समृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या हैं? पहला, प्रौद्योगिकी में प्रगति, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फिर से उपयोग किए जा सकने योग्य रॉकेट्स, बेहतरीन अंतरिक्ष यान जिससे सेफ्टी के प्रति लोग सजग हो पाते हैं, निश्चिंत हो पाते हैं तो जाते हैं। अंतरिक्ष में लोगों की अभिरुचि और जागरूकता का बढ़ना, और ऐसा मीडिया कवरेज, डॉक्यूमेंट्रीज के प्रसार में वृद्धि आदि की वजह से हुआ है। विविध पेशकश, अंतरिक्ष होटल, अंतरिक्ष में अवकाश, अवधि बिताना आदि पेशकश हैं, और ये पैसे वाले ज़्यादा लोग करते हैं। कम लागत, अंतरिक्ष गतिविधियाँ अधिक बढ़ने से इसकी लागत में कमी आई है। देखिए, जो चीज़ कम होती है उसमें लागत ज़्यादा आती है, जब वो चीज़ ज़्यादा होने लगती है तो उसमें लागत कम आती है। तो कम लागत का कारण है कि अंतरिक्ष गतिविधियाँ बढ़ने लगी हैं। नवाचारी बिजनेस मॉडल, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, साझेदारी व क्राउड फंडिंग से अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। सरकारी सहायता से आर्थिक प्रोत्साहन, विनियामक फ्रेमवर्क इत्यादि के रूप में भी दी जा रही है। अंतरिक्ष पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी मुख्य चिंताएं भी हैं, जैसे अंतरिक्ष कचरा एक बहुत बड़ा समस्या है। अंतरिक्ष का मलबा पृथ्वी के वायुमंडल को प्रदूषित करता है। केवल अमीर व्यक्ति ही इसका लाभ उठा सकते हैं अंतरिक्ष पर्यटन का। विनियामक मुद्दे, उदाहरण के लिए दुर्घटना के मामले में कौन उत्तरदायी होगा, इस चीज़ की समस्या। विकिरण संबंधी जोखिम व माइक्रोग्रेविटी प्रभाव के कारण अंतरिक्ष यात्रियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं आदि। मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क क्या क्या है देख लेते हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 संपन्न की गई है। अंतरिक्ष संबंधी ऑब्जेक्ट से होने वाले नुकसान के लिए अंतरिक्ष दायित्व पर अभी समय लागू किया गया आदि। आगे का राह क्या क्या हो सकता है, सॉरी वो स्क्रॉल हो गया। समावेश, आगे की राय ये हो सकती है कि समावेशी और पर्यावरण अनुकूल, क्लाइमेट के अनुकूल
अंतरिक्ष टूरिज्म यानी स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक व्यापक विनियामक फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए, रूल रेगुलेशन बनाया जाना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि सोशल मीडिया के दुरुपयोग से न केवल किसी की छवि को बिगाड़ा जा सकता है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है, आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई जा सकती है। देखिए कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विचाराधीन मामलों के संबंध में तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार बयानों को पोस्ट एवं प्रसारित करने पर चिंता जताई है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कारण क्या क्या हैं? इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गुमनाम पोस्ट प्रसारित करने का चलन भी बढ़ गया है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इंटरनेट उपयोग के बारे में कानून में अस्पष्टता है, कोई निश्चित और व्यापक कानून नहीं है। उदाहरण के लिए कानून में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्पष्ट जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। अन्य कारण ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग बढ़ गया है। इसका एक उदाहरण डीप फेक है, जिससे नकली वीडियो क्रिएट किए जाते हैं। शिकायत निवारण के लिए मजबूत तंत्र का अभाव है आदि। सोशल मीडिया दुरुपयोग के नकारात्मक प्रभाव, पक्षपाती धारणा बनाना या अधूरी या गलत जानकारी पर आधारित होती है। देखिए पक्षपाती धारणा कैसे बनाया जाता है। अब किसी के बारे में आप गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर किसी दूसरे के बारे में सही बताकर अगर इसको आप वायरल करते हैं, तो ये होता है कि जो सही आदमी उसके बारे में गलत खबरें, तो जो गलत है उसके बारे में सही पक्ष बन जाती है। इसी को पक्षपाती धारणा बनाना कहते हैं। यह अधूरी या गलत जानकारी पर आधारित होती है। अत्यधिक ट्रोलिंग, इसके जरिए किसी विशेष विषय के बारे में अनुचित जनमत बनाने का प्रयास किया जा सकता है, और ऐसा देखा भी गया है। मानहानि और निजता का हनन, देखिए प्राइवेसी का हनन होता है। जैसे महिलाओं की फ़ोटो से छेड़छाड़ कर उनकी आपत्तिजनक फ़ोटो पोस्ट कर दी जाती है। रिवेंज पोर्न के तहत किसी की प्राइवेट फ़ोटो या वीडियो वायरल कर दी जाती है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है आदि। न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास, जन भावनाओं की आड़ में सोशल मीडिया के जरिए न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। अन्य वैमनस्य फैलाना, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा भड़काना आदि इसके यूजेज है, दुरुपयोग है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या हैं अभी तक में? सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 लागू किए गए हैं, जिसमें मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत PIB फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया गया है। आप व्हाट्सएप में सर्च कर सकते हैं PIB फैक्ट चेक, या साइट पर जा सकते हैं। वो ये चेक करके बताती है कि कोई वायरल खबर झूठ है या गलत है। ठीक है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर मध्यवर्तियों के लिए एक प्रतिबंधित कंटेंट के बारे में यूजर्स को बताना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया है। डीप फेक की पहचान करने वाली तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। ये आगे की राह के बारे में बात कर रहा हूँ कि डीप फेक की पहचान करने वाली तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार IT कंपनियों और नागरिक समाज सेवा संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने की भी आवश्यकता है। सिर्फ कानूनी स्तर पर कुछ नहीं हो सकता, नागरिक स्तर पर और IT कंपनियों के बीच साझेदारी भी होनी चाहिए, सहयोग भी बड़ा होना चाहिए। दूसरा पढ़ते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। अब देखिए इसमें जान लेते हैं क्या क्या है होम वोटिंग सुविधा के बारे में। यह सुविधा मतदान कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा। इस दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लाभार्थी कौन होंगे? जो 40% डिसेबिलिटी के बेंचमार्क को पूरा करते हों, और उम्र के मामले में जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हों। पहले इसकी सीमा 80 वर्ष थी, चूँकि 80 वर्ष से ज़्यादा आदमी भी वोटिंग बूथ पर जाकर वोट कर रहे थे, तो इस बार उसकी सीमा बढ़ाकर 85 वर्ष से अधिक कर दी गई है। मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए अन्य कदम। आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी विस्थापितों के लिए फॉर्म M की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इससे उन्हें मतदान करने में आसानी होगी। आयोग ने स्वीप, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनाव भागीदारी में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। ठीक है। प्रस्तावित बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RVM यह प्रवासी मतदाताओं को उनके मौजूदा निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग करने में
सक्षम बनाएगी। डाक मतपत्र, यह डाक द्वारा मत भेजने की अनुमति देता है। निम्नलिखित व्यक्ति डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं। विशेष मतदाता सेवा, मतदाता जो सर्विस में हैं और कहीं ड्यूटी कर रहे हैं इलेक्शन के दरमियान, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता, और मतदाता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी किसी बीमारी के कारण होम क्वारंटीन हो, डिटेंशन में हो या किसी और रीजन की वजह से अधीन है। प्रॉक्सी वोटिंग, सॉरी कहाँ गायब हो जाता है। प्रॉक्सी वोटिंग क्या है, यानी आप अपने जगह पर किसी प्रतिनिधि के माध्यम से वोटिंग करवा सकते हैं, उसको वोट डालने का अधिकार दे सकते हैं और अपने जिसको देना है उसको बताएंगे, वो फिर वहाँ जाकर वोट देगा। ये उनके लिए है जो सरकारी अधिकारी और देश से बाहर, प्रदेश से बाहर रह रहे हैं। पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। सेवा मतदाताओं में कौन कौन शामिल है? सशस्त्र बलों के सदस्य जो ड्यूटी पर तैनात, किसी देश के पुलिस बल का ऐसा सदस्य जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा हो, वह व्यक्ति जो भारत के अधीन, भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत हो, जैसे एम्बेसडर हो गए या कोई भी अधिकारी, उस बल का सदस्य जिस पर सेना अधिनियम 1950 लागू है। ठीक है, अब ज़्यादातर डॉक्सिंग और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानेंगे कि एशियाई डेवलपमेंट ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है। फिर भारतीय फार्माकोपिया आयोग, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आदि के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, डॉक्सिंग, इंटरनेट पर डॉक्सिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। डॉक्सिंग के बारे में जान लेते हैं। डॉक्सिंग ड्रॉपिंग डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट से लिया गया है। यह किसी अनाधिकृत अनऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा कई प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया सहित पर यूजर्स की निजी जानकारी को के संग्रह को व्यक्त करता है। इसके बाद अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड पर्सन इस निजी जानकारी का उपयोग यूजर को शर्मिंदा या लज्जित करने के लिए करता है। डॉक्सिंग का संचालन पब्लिक डेटाबेस पर शोध करके, हैकिंग करके या सोशल इंजीनियरिंग के जरिए किया जाता है। डॉक्सिंग से बचने के उपाय: अपनी सोशल मीडिया सेटिंग्स एडजस्ट करनी चाहिए, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए, राष्ट्रीय साइबर क्राइम अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर घटना की रिपोर्टिंग करनी चाहिए आदि। एशिया एडीबी, देखिए सीधी बात बता दूं, एडीबी ने इस वर्ष भारत की समृद्धि दर 7% रहने की तथा अगले वर्ष जो समृद्धि दर है वो 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। यानी ये पिछले वर्ष की तुलना में 22-23 की तुलना में कम रहेगी, सॉरी 23-24 की तुलना में कम रहेगी। जो पिछले साल थी 7.6, वो इसकी तुलना में इस साल जो है कम रहने का अनुमान है, लेकिन अगले साल फिर 7.2 रहने का अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों में आर्थिक एवं विकास से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करती है। एडीबी के बारे में इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, फिलीपींस देश है, मनीला उसकी राजधानी है। सदस्यता भारत सहित 68 देश इसके मेंबर हैं। कार्य: एडीबी सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण यानी लोन, तकनीकी सहायता और अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय फार्माकोपिया आयोग, हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया आयोग आईपीसी ने सूजन रोधी दवा निमेसुलाइड के उपयोग पर दवा सुरक्षा चेतावनी जारी की है। आईपीसी के बारे में जान लेते हैं। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। मूल कार्य दवाओं के मानकों को नियमित करना है, यानी कि कौन सी दवा मार्केट में आ सकती है, कौन सी अच्छी कौन नहीं, इसके बारे में अपडेट करना है। इंडियन फार्माकोपिया प्रकाशित करता है कि कौन सी दवाई किस लायक है या नहीं है। आईपी मनुष्यों और जानवरों की स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण से आवश्यक दवाओं की पहचान, शुद्धता और क्षमता के लिए मानक निर्धारित करता है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई RETAP संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित की गई। RETAP के बारे में, RETAP की घोषणा भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से 2023 में स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप स्केप के तहत की गई है। स्केप को SCEP को 2021 में लॉन्च किया गया था। यह भारत और अमेरिका के बीच एक संयोजक बल है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा में नवाचार और इसके उपयोग में तेजी लाना है। RETAP प्रारंभ में हरित, स्वच्छ हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा, महासागरीय ज्वारीय ऊर्जा आदि पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके कार्य 5 विषयों द्वारा निर्देशित होते हैं: रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजीज का विकास व परीक्षण। काली खांसी, चीन में काली खांसी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। काली खांसी के बारे में जान लेते हैं। श्वसन संक्रमण है, खांसी के दौरे का कारण बन सकता है। संक्रमण, इसका संक्रमण
बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया से फैलता है। काली खांसी जो बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया से फैलता है। यह बैक्टीरिया सीलिया छोटे बाल जैसी संरचनाओं में से चिपक जाता है। सीलिया ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा है और यह गंदगी को फिल्टर करता है। यह रोग केवल मनुष्यों में ही देखा गया है। इसका संक्रमण हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। ये इन्फेक्शियस डिजीज है। लक्षण नाक बहना, नाक बंद होना, आँख लाल होकर पानी आना, बुखार आदि। भारत में मिशन इंद्रधनुष के तहत काली खांसी से बचाव के लिए टीकाकरण को शामिल किया गया है। प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओशन, इकोसिस्टम, पेस उपग्रह। नासा के पेस उपग्रह ने से महासागर, वायुमंडल और जलवायु पर प्राप्त डेटा अब जनता के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। पेस के बारे में जान लेते हैं। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है। इसे SSO एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा। इसमें उपग्रह ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करते हुए एक सूर्य की समकालीन अवस्था में रहते हैं। उपग्रह के सेंसर्स OCI, ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट, HARP2, हाइपर एंगुलर रैम्बो पोलरीमीटर 2 और स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। पेस मिशन के मुख्य उद्देश्य यह समझना कि महासागर और वायुमंडल के बीच कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कैसे होता है। इस राज्य को समझाना कि एरोसोल महासागरीय जल सतह में पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। एक छूट गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी की कार्रवाई, वो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉरी। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में जान लेते हैं। कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। आंध्र प्रदेश में इसे कुचिपुड़ी गांव में हुई थी इसकी खोज या उत्पत्ति, इसलिए इसे कुचिपुड़ी बोलते हैं। नृत्य की शैली को पैरों के तीव्र संचालन, जीवंत नेत्र भाव, भंगिमा आदि के लिए जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की एक प्रमुख मुख्य विशेषता तरंगम है। इसके अंतर्गत कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर पैर रखकर नृत्य करता है। कुचिपुड़ी के नृत्य की दो शैलियाँ हैं, नृत्य नाटक तथा एकल नृत्य प्रस्तुति। 17वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि तथा दृष्टा सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। सूडान संघर्ष जान लेते हैं। सूडान में निर्जाति हिंसा सूडान में 1 साल तक चले संघर्ष ने निर्जाति हिंसा को जन्म दिया है और लाखों लोगों को अत्यधिक भुखमरी की ओर धकेल दिया है। इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन का संकट, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन संकट पैदा हो गया। अफ्रीका में अन्य संघर्षरत क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो लीबिया, इथोपिया, सोमालिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। लीबिया सशस्त्र बल समृद्ध तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। इथोपिया में टिग्रे युद्ध हो रहा है। सोमालिया में अल शबाब के साथ संघर्ष। लगभग अफ्रीका में किसी न किसी मैटर को लेकर आपस में युद्ध हो रहे हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य विद्रोही समूह जिसे मार्च 23 मूवमेंट M23 कहा जाता है, सशस्त्र विद्रोह कर रहा है। सुर्खियों में जगह है माली। माली की सरकार ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भौगोलिक अवस्थिति यह पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थलरुद्ध देश है। इसका अधिकांश भाग साहेल क्षेत्र में स्थित है। साहेल क्षेत्र उत्तर में शुष्क सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना की पेटी के मध्य एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। यह उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर और बुर्किना फासो, दक्षिण में कोट d'Ivoire एवं गिनी तथा पश्चिम में सेनेगल और मॉरिटानिया से घिरा हुआ है। भौगोलिक विशेषताएं: प्रमुख नदियां नाइजर और सेनेगल, उच्चतम बिंदु हम्बोरी टोंडो। यहाँ पर हमारा सीरीज खत्म होता है। ऐसे ही हम लोग फिर कल मिलेंगे और इस प्रकार सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज अब रोज चलेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।